गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर वेल। तो आज के वीडियो में जो टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। ये देखिए, ये आपका यूजीसी नेट का यूनिट 4 का टॉपिक है और आपके ईएमआरएस एग्जाम में भी केबी सिलेबस में है। आपके बिहार लाइब्रेरियन केवीएस लाइब्रेरी साइंस से रिलेटेड हर एग्जाम्स में टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट आपको टॉपिक पढ़ना है। तो इस वीडियो को हम लोग डिटेल वाइज डिस्कस करेंगे। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को करेंगे। देखिए, आज जो हम लोग इस वीडियो में जितने टॉपिक्स पढ़ने जा रहे हैं वो है 11 टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले टीक्यूएम का हिस्ट्री पढ़ेंगे, क्वालिटी गुरु, क्वालिटी कंट्रोल टूल्स, जुरान ट्रायोलॉजी, क्वालिटी वैक्सीन, पीडीएसए साइकिल, बेंचमार्किंग, आईएसओ 9000, आईएसओ 14000, मैलकॉम बाल्ड्रिज नेशनल क्वालिटी अवार्ड और डैमिंग प्राइज को पढ़ेंगे। ये सारा कुछ आपका टीक्यूएम से रिलेटेड है। इतना सारा कुछ पढ़ने के बाद आपका, मैं गारंटी से कह सकती हूँ, टीक्यूएम से रिलेटेड एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। लेकिन प्लीज आप लोग वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा और इसका प्रॉपर नोट्स बनाइएगा। देखिए, और अगर आप लोगों ने इतना सारा कुछ पढ़ लिया तो अगर आपसे डिस्क्रिप्टिव में टीक्यूएम के बारे में लिखने भी आ जाएगा तो आप इतना सारा कुछ लिख देंगे कि 4 मार्क्स के लिए ये इनफ हो जाएगा। देखिए, टीक्यूएम होता क्या, पहले तो हम लोग को जानना है कि टीक्यूएम का फुल फॉर्म होता है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। देखिए, क्वालिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत सालों से बना आ रहा है, बहुत सालों से मौजूद है, लेकिन इसका जो मीनिंग है, क्वालिटी का जो मीनिंग है वो चेंज होता जा रहा है टाइम टू टाइम। अर्ली 20th सेंचुरी के हिसाब से क्वालिटी मैनेजमेंट का बस मतलब ये था कि प्रोडक्ट्स को हम इंस्पेक्ट करते थे, प्रोडक्ट को चेक करते थे और ये देखते थे कि ये कस्टमर के जो ज़रूरत है, स्पेसिफिकेशन जो उनका जो मानक है उसके हिसाब से प्रोडक्ट है कि नहीं। बस हम लोग 20th सेंचुरी में क्वालिटी मैनेजमेंट का मतलब यही समझते थे। 1940s में क्या हुआ, जब ड्यूरिंग वर्ल्ड वार सेकेंड हो रहा था तो क्वालिटी को हम लोगों ने मोर स्टैटिस्टिकल बनाया, मतलब संख्या के रूप में हम लोगों ने क्वालिटी को देखना शुरू कर दिया। स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग टेक्निक्स को हम लोग यूज़ करने लगे क्वालिटी को इवेल्युएट करने के लिए, चेक करने के लिए, और क्वालिटी कंट्रोल चार्ट्स हम लोगों ने यूज़ किया ताकि हम मॉनिटर कर सके कि हमारा प्रोडक्शन का प्रोसेस किस तरीके से चल रहा है। जो हिंदी वाले स्टूडेंट्स हैं उसके लिए, उन लोगों के लिए मैंने हिंदी में भी नीचे लिख दिया, तो आप लोग अपने नोट्स में आराम से इसको नोट्स बना सकते हैं। देखिए, 1960 में क्या हुआ कि कुछ क्वालिटी गुरुज के द्वारा हम लोग को क्वालिटी मैनेजमेंट का एक ब्रॉडर मीनिंग पता चला और क्वालिटी को हम लोग क्या करने लगे, ये बस प्रोडक्शन प्रोसेस से नहीं, पूरी इंटायर ऑर्गेनाइजेशन को हम इसका जिम्मेदार बनाने लगे। जैसे कि अगर हम लोग कोई प्रोडक्ट बनाते हैं तो उसके जो अच्छा प्रोडक्ट बनाने की जो जिम्मेदारी है बस उसका प्रोडक्शन प्रोसेस नहीं है, पूरे इंटायर ऑर्गेनाइजेशन का है कि कंपनी में जितने लोग हैं, वर्कर से लेके ऊपर लेवल तक जितने लोग हैं, वो सारे लोग क्या है, जिम्मेदार हैं एक अच्छा प्रोडक्ट बनाने के लिए। सबका क्या है, इन्वॉल्वमेंट है। तो हम क्वालिटी को हम क्या चीज़ से देखने लगे, ओनली प्रोडक्शन प्रोसेस से नहीं, इंटायर ऑर्गेनाइजेशन से। देखिए, ये सारे फंक्शंस क्या थे, प्रोडक्ट क्वालिटी और के लिए रिस्पॉन्सिबल थे। उसके बाद आता है कि, और ये सारा कुछ क्या चीज़ पे मेजर करता है कि किस तरीके का हमारा क्वालिटी है। अगर हमारा पुअर क्वालिटी होता है तो हम लोग इसके लिए, अगर हमारा क्वालिटी का प्रोडक्ट क्या होता है, पुअर होता है, तो इसका जिम्मेदार भी पूरा ऑर्गेनाइजेशन है, और अगर अच्छा होता है तो इसका भी जिम्मेदार पूरा ऑर्गेनाइजेशन है। तो क्वालिटी को का मीनिंग जो है 1970s के बाद क्या हुआ, बहुत ज़्यादा चेंज हुआ बिजनेस के फील्ड में। इस कंपनीज को सरवाइव करने के लिए क्या करना पड़ा, अपनी क्वालिटी को अच्छा बनाने के लिए बहुत सारे क्वालिटी प्रोग्राम्स चलाने पड़े। उसके लिए उन्होंने बहुत सारे कंसल्टेंट को हायर किया, बहुत सारे क्वालिटी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स बनाए अपने एम्प्लॉयज़ के लिए, और इस ताकि अगर एम्प्लॉय ट्रेंड रहेगा तो वो अच्छा से अच्छा क्वालिटी को प्रोडक्ट की क्वालिटी को बनाने को हमें आइडियाज़ दे सकते हैं। तो कंपनीज क्या करने लगी, क्वालिटी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स चलाने लगी एम्प्लॉयज़ के लिए, और एक न्यू कॉन्सेप्ट ही आ गया मार्केट में क्वालिटी का। फिर आता है, अब जो हम टुडे आपके टाइम पे जो हम लोग क्वालिटी को जो जिस कॉन्सेप्ट से जानते हैं उसको हम लोग कहते हैं टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, और शॉर्ट फॉर्म में कहें तो TQM।
देखिए अब सबसे इम्पॉर्टेंट जो आपका स्लाइड है वो ये है, क्वालिटी गुरु एंड देयर कंट्रीब्यूशन। इसमें से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है, तो डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, इसको आप लोग प्रॉपर लिखिएगा। देखिए वाल्टर ए स्वेहर्ट ने आपको क्या दिया था, स्टैटिस्टिकल कंट्रोल चार्ट्स। इन्होंने स्टैटिस्टिकल कंट्रोल चार्ट्स को डेवलप किया था। डब्ल्यू एडवर्ड डेमिंग जो हैं इन्होंने 14 पॉइंट्स दिए थे क्वालिटी के इम्प्रूवमेंट के लिए। जोसेफ एम जुरान जो है इनका एक कोट था, फिटनेस फॉर यूज, क्वालिटी एज फिटनेस फॉर यूज, और इन्होंने बताया था कॉन्सेप्ट किसका, कॉस्ट ऑफ क्वालिटी का। अरमांड वी फैगियम इन्होंने ट्यूक्यूएम को के पायनियर जिसको बोलते हैं ना, किसने इस चीज को कॉन्सेप्ट को बताया है, तो वो अरमांड वी फैगिबम है। फिर फिलिप बी क्रॉसबाई जो है इन्होंने एक फ्रेज दिया था, क्वालिटी इज फ्री, और इन्होंने कॉन्सेप्ट बताया था जीरो डिफेक्ट का। कारो इशिकावा इन्होंने बताया है काउज एंड इफेक्ट डायग्राम, और इन्होंने क्वालिटी सर्कल का स्टार्टअप किया। जैनजी तागुची जो है इन्होंने प्रोडक्ट डिजाइन क्वालिटी बताया है। तो ये आपको पूरे 7 साइंटिस्ट के क्वालिटी गुरु के नाम याद रखने, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। अब देखिए एक आता है प्लान डू स्टडी एक्ट, ये भी बहुत बार पूछा जाता है। इसका दूसरा नाम है सेवार्ट साइकिल और डेमिंग व्हील। देखिए पीडीएसए साइकिल आपको बताता है कि कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट आपको किस तरीके से अपने प्रोडक्ट में करते रहना है, और इसका नेचर क्या होता है, सर्कुलर होता है, जो कि ये बताता है कि प्रोडक्ट को कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट हमें करते रहना है। ये एक नेवर एंडिंग प्रोसेस है जो कभी खत्म नहीं होगा। सबसे पहले प्लान का मतलब क्या है कि हम लोग को अभी का जो हम लोग प्रोडक्ट को बनाने में जो भी प्रोसेस यूज कर रहे हैं उसको हम लोग को चेक करते रहना है टाइम टू टाइम, और उसके अंदर के प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करना है ताकि हम लोग अच्छा से अच्छा इंप्रूवमेंट प्लान बना सके। उसके बाद जो भी हम लोगों ने प्लान बनाया है, डू में हम लोग को उस प्लान को इम्प्लीमेंट करना है, और उसके बाद उसको इवेल्युएट करना है। उसके बाद स्टडी में हम लोग को डाटा कलेक्ट करना है, और उस प्लान को इवेल्युएट करने के बाद ये चेक करना है कि हमारा प्लान जो है हमारे गोल के हिसाब से अचीव हो पाया है कि नहीं हो पाया। एक्ट में क्या करना है, वो एक्ट जो हमारे रिजल्ट के बेसिस पे है कि हम लोग का किस तरीके से प्रोडक्ट का जो इम्प्रूवमेंट है वो अच्छा हुआ है कि नहीं हुआ है। अगर अच्छा हुआ है तो हम लोग को अपने टीम मेंबर से कम्युनिकेट करना है, और उसके बाद न्यू प्रोसीजर, हमेशा अपने प्रोडक्ट में कुछ से कुछ न्यू से न्यू लाते रहना है ताकि कस्टमर हमारे प्रोडक्ट पे क्या हो, हमेशा अट्रैक्ट होता रहे। अगर हम एक ही टाइप का प्रोडक्ट लॉन्ग टाइम तक चलाएंगे तो जो कस्टमर है वो आपके प्रोडक्ट से बोर हो जाएंगे। तो हम लोग को हमेशा कुछ न्यू फीचर क्या करते रहना है, डालते रहना है अपने प्रोडक्ट में, ताकि कस्टमर क्या हो, ज़्यादा से ज़्यादा आपके प्रोडक्ट के प्रति अट्रैक्टेड फील करते रहे। तो हम लोग को इस प्लान इवेल्युएट करने के बाद हमारा जब प्रोडक्ट हमारे गोल तक पहुंच जाता है तो हम लोग को उसके बाद एक्ट करना है। फिर एक पॉइंट आता है बेंचमार्किंग। बहुत बार आपसे एमसीक्यू में पूछा जाता है बेंचमार्किंग का मतलब क्या होता है। तो देखिए बेंचमार्किंग का मतलब होता है, ये एक ऐसा इसमें क्या होता है कि कंपनीज क्या करती है, अपने कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट का जो टेक्निक है उसको सुचारू रखती है, और इसमें क्या करती है वो अदर जो दूसरी कंपनियां हैं वो किस तरीके से अपने प्रोडक्ट को और भी अच्छा बनाने का क्या क्या टेक्निक्स कर रही है, क्या क्या चीज़ कर रही है, हम लोग दूसरे कंपनी से अपनी कंपनी को कंपेयर करके और भी अच्छा क्या करते हैं, प्लान को इम्प्लीमेंट करते हैं। तो यही होता है बेंचमार्किंग, जिसमें हम लोग ये लर्न करते हैं कि किस तरीके से हम अपने थिंग्स को अच्छा से अच्छा इफेक्टिवली चला सकते हैं, प्रभावी ढंग से चला सकते हैं। देखिए अब सबसे मेन जो आपको पढ़ना है वो है क्वालिटी कंट्रोल टूल्स। क्वालिटी कंट्रोल टूल्स में आपका 7 कंट्रोल टूल्स आता है, जिसमें आता है फ्लो चार्ट, चेकलिस्ट, फिशबोन या काउज एंड इफेक्ट डायग्राम, कंट्रोल चार्ट, स्कैटर डायग्राम, पैरेटो एनालिसिस और हिस्टोग्राम। देखिए ये सारा कुछ जो मैं पढ़ा रही हूँ इग्नू के आपके पीडीएफ में भी है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। ये सारा पॉइंट है तो इसको आपको अच्छे से पढ़ना है। देखिए क्वालिटी सर्कल का हम लोग पहले हिस्ट्री जानेंगे कि इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ है। तो इसका ओरिजिन जापान में 1960 से हुआ है, और क्वालिटी सर्कल का जो कॉन्सेप्ट है वो जापान में 1962 में दिया गया था, और इसको जो इंट्रोड्यूस किया गया है डॉक्टर कारुई इशिकावा के द्वारा किया गया है, जो कि जिन्होंने बताया है कि जापानीज में कि किस तरीके से हम लोग क्वालिटी मैनेजमेंट, ये एक क्या है, जापानीज क्वालिटी मैनेजमेंट एक्सपर्ट है, और इन्होंने बताया कि किस तरीके से हम लोग एम्प्लॉयज़ के इन्वॉल्वमेंट से हम अपने क्वालिटी को क्या कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं, और अपने प्रोडक्ट्स के अंदर जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। देखिए हम लोग को क्वालिटी सर्कल के ये सातों याद रखने के लिए जो पॉइंट्स हैं, सातों क्या क्या सर्कल हैं उसको याद रखने का एक शॉर्ट ट्रिक है, CCHPSF, काउज एंड इफेक्ट डायग्राम,
चेकलिस्ट, कंट्रोल चार्ट, हिस्टोग्राम, पैरेटो चार्ट, स्कैटर डायग्राम एंड फ्लो चार्ट। देखिए काउज एंड इफेक्ट डायग्राम में क्या होता है, इसको हम लोग जनरली फिशबोन डायग्राम भी कहते हैं, क्योंकि ये जो होता है फिश के, इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो फिश के बोन्स की तरह होता है। इसमें क्या होता है, काउज एंड इफेक्ट डायग्राम में क्या होता है, इसमें हम बताते हैं कि किस तरीके से हम अपने प्रॉब्लम्स को क्या कर सकते हैं, क्वालिटी, अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी के प्रॉब्लम्स को हम क्या कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। फिर फ्लो चार्ट एक सिस्टमैटिक डायग्राम होता है जिसमें हम क्या करते हैं, कुछ स्टेप्स बताते हैं कि किस तरीके से हम अपने प्रोसेस को, प्रोडक्शन के प्रोसेस को अच्छा कर सकते हैं। और ये एक टाइप का विजुअल टूल होता है जो कि बहुत ही ईजिली हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। देखिए फ्लो चार्ट्स में क्या होता है, कुछ स्टेप्स होता है जिसको हम लोग को ये क्लियर पिक्चर बता देता है कि किस तरीके से हम अपने प्रोडक्ट्स का जो प्रोडक्शन है उसको अच्छा कर सकते हैं। और ये इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, ईजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कहाँ पे हमारा प्रोडक्ट में क्या आ रहा है, कुछ प्रॉब्लम आ रहा है। देखिए चेकलिस्ट क्या होता है, चेकलिस्ट एक लिस्ट होता है जिसमें हम कॉमन डिफेक्ट्स और नंबर ऑफ ये देखते हैं कि हमारे प्रोडक्ट्स में क्या डिफेक्ट्स आ रहा है और वो डिफेक्ट्स कितनी बार अकर हुआ है। और ये एक मतलब सिंपल फैक्ट फाइंडिंग टूल है। तो एक चेकलिस्ट क्या है, एक फैक्ट फाइंडिंग टूल है। कंट्रोल चार्ट्स क्या है, कंट्रोल चार्ट्स क्या है, ये क्या करता है, वर्कर को परमिशन देता है कि हम अपने वर्कर ये इस चीज़ का इंफॉर्मेशन, स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकता है कि वो किस तरीके का डिफेक्ट उसको प्रोडक्ट्स के अंदर मिल रहा है। कंट्रोल चार्ट्स क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वालिटी कंट्रोल टूल होता है। इसके अंदर हम लोग, अगर देखिए आपका प्रोडक्ट जो है आपके एक्सपेक्टेशन के हिसाब से चल रहा है तो हम लोग कहेंगे कि हमारा जो प्रोसेस है वो अभी क्या है, अंडर कंट्रोल्ड है। फिर देखिए पैरेटो एनालिसिस। पैरेटो एनालिसिस एक टेक्निक है जिसमें हम लोग क्वालिटी प्रॉब्लम्स को किसके द्वारा मेजर करते हैं, डिग्री ऑफ इम्पोर्टेंस का। कि देखिए हर एक प्रोडक्ट में कुछ ना कुछ खामियां होती है, तो हम लोग को वो देखना है कि आप वो खामी आपके प्रोडक्ट क्या बहुत हैवी है कि मतलब चल सकता है। तो हम लोग उसको क्या करते हैं, इंपॉर्टेंस के आधार पे, उसका डिग्री ऑफ इम्पोर्टेंस के आधार पे हम लोग क्या करते हैं, उस चीज़ को मेजर करते हैं। देखिए यहाँ पे ये बोला जाता है कि इस पैरेटो एनालिसिस में ये बोला जाता है कि कुछ जो प्रोडक्ट्स के अंदर जो कुछ भी प्रॉब्लम्स होती है वो बहुत ही छोटे छोटे, देखिए इसमें ये कहा जाता है कि बहुत सारा जो प्रॉब्लम्स होते हैं, जैसे मान लीजिए एक प्रोडक्ट के अंदर 5 प्रॉब्लम है, तो कुछ ऐसे 2-3 प्रॉब्लम होते हैं जो कि अगर है भी तो भी कोई नहीं, उतना इशू नहीं क्रिएट करता। जैसे हम लोग कभी भी एक मोबाइल खरीदने जाते हैं तो उसमें ऑटोमेटिक ऐसे बहुत सारे ऐप्स पहले से इंस्टॉल होते हैं जो कि हम लोग का कोई यूज़ का नहीं होता है, लेकिन वो हम लोग को स्टोरेज में प्रॉब्लम करता है, लेकिन वो प्रॉब्लम इतना भी बड़ा नहीं है कि हम उसके चलते उस मोबाइल को परचेज ही ना करें। तो इसका कहने का यही मतलब है कि कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं कि जो इम्पॉर्टेंट नहीं होते हैं और कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है। अब देखिए पैरेटो एनालिसिस में आपको क्या याद रखना है कि पहला तो आपको ये याद रखना है कि इसको जो पैरेटो एनालिसिस जो नाम दिया गया है वो कौन से साइंटिस्ट के द्वारा, विल्फ्रेडो पैरेटो के द्वारा, और ये 19th सेंचुरी के इटालियन इकोनॉमिक्स थे। इन्होंने इसको पैरेटो एनालिसिस को 80-20 रूल भी कहा जाता है। इसमें पैरेटो ने ये डिस्कवर किया था कि जो लोग हैं उसमें 80, जो सबसे ज़्यादा जो मोटा पैसा जो लोग जिसके पास रहता है वो 80-20 नियम के आधार पे होता है। मतलब ये होता है कि केवल थोड़े प्रतिशत लोग जो ही होते हैं उनके पास क्या होता है, अधिकांश संपत्ति का नियंत्रण होता है। जैसे कि हमारे ही देश में देख लीजिए कि अंबानी है, उनके पास कितना ज़्यादा संपत्ति है। तो यही कहा जाता है 80-20 का रूल कहा जाता है कि कुछ ही ऐसे लोग होते हैं जिनके पास ज़्यादा वेल्थ का क्या होता है, नियंत्रण होता है। इसीलिए पैरेटो एनालिसिस का दूसरा नाम 80-20 रूल भी है। तो ये भी याद रखिएगा कि किस साइंटिस्ट ने 80-20 रूल, किसका नाम है, किस एनालिसिस का नाम है, और दूसरा इसको किस तरीके से मेज़र किया जाता है, तो डिग्री ऑफ इम्पोर्टेंस के द्वारा। अब देखिए हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम क्या है, एक चार्ट है जो कि ये बताता है कि किस तरीके से हम लोग फ्रीक्वेंसी को इसमें क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ऑब्जर्व वैल्यूज ऑफ वेरिएबल के हिसाब से। देखिए इसमें क्या करते हैं हम लोग, अगर मान लीजिए कि आपका प्रोडक्ट एकदम सही चल रहा है तो हम लोग इसको कहेंगे क्या, या तो ये नॉर्मल है, या तो स्क्यूड है, या तो यूनिफॉर्म है। स्कैटर डायग्राम क्या था, स्कैटर डायग्राम में आपका 2 वेरिएबल्स एक दूसरे से रिलेटेड होता है। इसमें क्या होता है कि हम लोग कोरिलेशन देखते हैं, सहसंबंध देखते हैं कि किस तरीके से 2 वेरिएबल्स एक दूसरे से रिलेटेड है कि नहीं है, या तो लीनियर रिलेशनशिप देखते हैं उन 2 वेरिएबल्स के बीच का।
अब देखिए अगर पॉजिटिव कोरिलेशन आया आपके प्रोडक्ट का, तो इसका मतलब पॉजिटिव कोरिलेशन का मतलब है कि एक वेरिएबल ज़्यादा है और दूसरा भी ज़्यादा है। जैसे कि अगर आपका प्रोडक्शन स्पीड ज़्यादा हो गया तो आपके अंदर में क्या होगा, ज़्यादा प्रोडक्ट्स में ज़्यादा डिफेक्ट्स है। अगर आप बहुत जल्दी प्रोडक्ट्स को मार्केट में लॉन्च कर रहे हैं तो आपका प्रोडक्ट्स में हो सकता है कि ज़्यादा खामी आ सके। अगर नेगेटिव कोरिलेशन का मतलब ये होता है अगर एक वेरिएबल ज़्यादा हो रहा है तो दूसरा वेरिएबल आपका कम होगा। अब जैसे मान लीजिए कि आपने वर्कर का ट्रेनिंग पीरियड ज़्यादा कर दिया, तो जाहिर सी बात है कि वर्कर अगर बहुत ज़्यादा ट्रेंड है तो डिफेक्ट्स भी क्या होगा, कम होगा। तो पॉजिटिव कोरिलेशन का मतलब क्या होता है, नेगेटिव कोरिलेशन का मतलब क्या होता है, ये आप ध्यान रखिएगा। फिर देखिए अगर ग्रेटर कोरिलेशन होता है तो हम कहते हैं कि हमारा ऑब्जर्वेशन क्या है, लीनियर है। अगर ऑब्जर्वेशन हमारा स्कैटर्ड है तो मतलब क्या है, कोरिलेशन आपका लो है। और बाकी जो अदर रिलेशनशिप्स है उसको हम किस तरीके से मेजर कर सकते हैं, इसका जो स्कैटर डायग्राम का जो ग्राफ होता है वो यू शेप का होता है, ये भी याद रखना है। अब देखिए हम लोग पढ़ेंगे कुछ स्टैंडर्ड ISO 9000। देखिए अब जिस तरीके से प्रोडक्ट्स का क्या होने लग गया कि आगे जाके इंटरनेशनल ट्रेड, हम लोग देश विदेश से भी ट्रेडिंग करने लगे, तो 90s 80 में क्या किया गया, एक नीड क्रिएट हुआ। इसमें क्या बताया गया कि एक यूनिवर्सल स्टैंडर्ड होना चाहिए कि क्वालिटी का, कि आपके प्रोडक्ट का इस तरीके का क्वालिटी होगा तभी वो विदेशी बाजारों में, विदेशी मार्केट्स में क्या कर सकते हैं, आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो इसके हिसाब से एक मानक तय किया गया और उस मानक को हम लोगों ने नाम दिया ISO 9000। अब देखिए यूनिवर्सल स्टैंडर्ड्स इसलिए जरूरी है ताकि हर कंपनी अपने प्रोडक्ट को इस मानक तक क्या कर सके, पहुंचाए, और इसी मानक तक पहुंचने के बाद ही हम लोग उसका क्वालिटी का प्राइस देखेंगे और उसको इंटरनेशनल मार्केट्स में क्या करेंगे, सेल करेंगे। अब देखिए ISO 19000 जो शुरुआत कब हुआ था, तो 1987 में। बहुत बार पूछा जा सकता है स्टैंडर्ड क्वालिटी ISO 900 का स्टार्टिंग कब हुआ था, तो 1987। ISO का फुल फॉर्म क्या होता है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। और इस जो शुरुआत हुआ था क्वालिटी मैनेजमेंट के लिए, सबसे पहला क्या हुआ था, ISO 9000। अब देखिए इसमें जो है करंटली अभी 91 कंट्रीज हैं इंक्लूडिंग द यूनाइटेड स्टेट्स। देखिए अब दिसंबर 2000 में फर्स्ट मेजर चेंजेस किया गया ISO 9000 में। इसमें 3 न्यू स्टैंडर्ड्स बताए गए, ISO 9000 उसके साथ 2000। इसमें क्या होता है, इसका मतलब क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम। इसमें कुछ फंडामेंटल स्टैंडर्ड्स का क्या किया गया, टर्मिनोलॉजी का डेफिनेशन दिया गया। तो आपको मात्र अपने लाइब्रेरी साइंस के लिए इतना ही याद रखना है कि ISO 9000 2000 का मतलब क्या होता है, क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम। फिर देखिए ISO 9001 2000 का मतलब क्या होता है, इसमें आपको क्वालिटी मैनेजमेंट के रिक्वायरमेंट्स को देखना है। इसमें क्या देखना है, आपको रिक्वायरमेंट्स को देखना है। देखिए सबसे पहले जो ISO, इसमें क्या था, आपको क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के फंडामेंटल्स और स्टैंडर्ड्स को बताया गया था, जिसमें आपको बताया गया था कि बेसिक टर्मिनोलॉजी क्या होना चाहिए आपके प्रोडक्ट का, और वो क्या एक मतलब आपका जो प्रोडक्ट है वो उसको देखने के बाद जो स्टैंडर्ड का जो डेफिनेशन है उसको फुलफिल करता है कि नहीं। तो ये क्या करता है, इसमें आपका बेसिक टर्मिनोलॉजी आता है, फंडामेंटल स्टैंडर्ड्स आते हैं, और इसके अंदर आपका रिक्वायरमेंट्स आता है कि आपका क्वालिटी का जो आपके प्रोडक्ट के अंदर जो क्वालिटी कस्टमर मांगता है वो है कि नहीं, ये आता है इसके अंदर रिक्वायरमेंट्स। उसके बाद आता है गाइडलाइंस फॉर परफॉर्मेंस, कि किस तरीके से आप क्या करते हैं, कि ये आपको ये बताता है कि आप ओनली इस चीज़ पे फोकस नहीं करते हैं कि कस्टमर के रिक्वायरमेंट्स को ही आप ओनली ध्यान दे रहे हैं, बट आल्सो आप इस चीज़ को भी ध्यान देते हैं कि आपका परफॉर्मेंस दिन बे दिन किस तरीके से इम्प्रूव हो रहा है। तो ये आता है ISO 9004 2000। तो इसमें आता है आपका क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम गाइडलाइंस फॉर परफॉर्मेंस। तो ये तीनों आपको याद रखना है। अब देखिए ISO 14000 क्या है। इन 1996 में क्या हुआ, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन ने एक स्टैंडर्ड यूज किया कि कंपनी किस तरीके से प्रोडक्ट तो बना रही है लेकिन वो इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट के लिए किस तरीके से रिस्पॉन्सिबल है कि नहीं। ऐसा तो नहीं है कि वो अपने प्रोडक्ट बनाने के चक्कर में इन्वायरमेंट को बहुत ज़्यादा क्या कर रही है, लॉस कर रही है। तो ISO 14000 ने 3 मेजर एरियाज में फोकस किया। उसके लिए इन्वायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए एक नया स्टैंडर्ड बनाया गया ISO 14000। ठीक है, अब देखिए ISO 14000 में क्या क्या 3 एरियाज पे फोकस किया। पहला तो एरिया है
मैनेजमेंट सिस्टम स्टैंडर्ड, फिर सेकंड है ऑपरेशन स्टैंडर्ड, और थर्ड है इन्वायरमेंटल सिस्टम स्टैंडर्ड। देखिए इसमें क्या होता है कि मैनेजमेंट सिस्टम स्टैंडर्ड में ये देखता है कि किस तरीके से आपका जो बिजनेस है वो इन्वायरमेंट के हिसाब से चल रहा है कि नहीं, ज़्यादा तो इन्वायरमेंट को नुकसान हो रहा है कि नहीं, हो रहा है क्या। फिर ऑपरेशन स्टैंडर्ड में ये देखा जाता है कि आप किस तरीके से नेचुरल रिसोर्सेज और एनर्जी का कितने मानक में आप क्या करते हैं, यूज़ करते हैं अपने प्रोडक्ट को बनाने में। इसमें क्या होता है, आप कहाँ पे इमिशन करते हैं, आपका कचरा प्रणाली को कहाँ पे आप डिफ्यूज़ करते हैं, और अदर वेस्ट सिस्टम को इसमें देखा जाता है आपकी कंपनी से रिलेटेड। तो आपसे क्वेश्चन मात्र इतना सा ही पूछा जाएगा कि ISO 14000 किससे रिलेटेड है। तो आपको ये याद रखना है कि ISO 14000 आपका कंपनी के इन्वायरमेंटल रिस्पॉन्सिबल को लेके रिलेटेड है। देखिए अब TQM में 2 टाइप के अवार्ड्स दिए जाते हैं, मैलकॉलम बेल्ब्रिज नेशनल क्वालिटी अवार्ड। ये सबसे पहले अवार्ड US में स्टार्ट किया गया था। इसमें क्या होता है कि ये जो है 1987 में स्टार्ट किया गया था। फर्स्ट अगर आपसे पूछा जाएगा कि फर्स्ट मैलकॉलम ब्रिज नेशनल अवार्ड क्वालिटी अवार्ड किसको दिया गया था, तो आपको याद रखना है मोटोरोला को ये अवार्ड सबसे पहले दिया गया था। देखिए ये अवार्ड आपको ये बताता है कि कौन सी कंपनी अपनी क्वालिटी में क्या करती है, हाई स्टैंडर्ड का यूज़ करती है, और कौन सी कंपनी आपका अच्छा क्वालिटी इनिशिएटिव लेती है। इसमें ये अवार्ड भी 3 कैटेगरीज को देख के दिया जाता है। सबसे पहला आपका मैन्युफैक्चरिंग कैसा है, आपका सर्विस कैसा है, और आपका बिजनेस कैसा है, आपका लघु व्यवसाय है क्या, ये सारा चीज़ आपको देख के दिया जाता है ये अवार्ड। फिर आता है आपका डेमिंग प्राइज। डेमिंग प्राइज एक जापानीज अवार्ड है जो कि ये बताता है कि आप किस तरीके से अपने क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं, और ये डेमिंग प्राइज आपका एडवर्ड डेमिंग के द्वारा दिया गया था, जो कि एक फेमस क्वालिटी गुरु है। अब आता है आपका क्वालिटी वैक्सीन। देखिए फिलिप बी क्रॉस्बी जो है, इन्होंने क्वालिटी वैक्सीन टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट को किससे देखा है, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट को मेजर किया है क्वालिटी वैक्सीन से। इसका देखिए आप मतलब समझिए, जिस तरीके से टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट आपका प्रोडक्ट के अंदर क्या करता है, अच्छा क्वालिटी लाता है, कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट के जरिए आपके प्रोडक्ट्स को एकदम बेस्ट बना देता है, वैसे ही यहाँ पे इन्होंने इस टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट को क्वालिटी वैक्सीन कह के ये बताया कि उसी तरीके से जब हम अपनी बॉडी में कोई वैक्सीन लगाते तो वो हमारी बॉडी के अंदर का सारा डिफेक्ट्स को दूर करके हमको क्या कर देता है, अच्छा कर देता है। उसी तरह टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट जब हम अपने ऑर्गेनाइजेशन पे अप्लाई करते हैं तो वो हमारे प्रोडक्ट्स के सारे डिफेक्ट्स को दूर करके हमारे प्रोडक्ट्स को अच्छा बना देता है। इसके लिए क्रॉस्बी क्वालिटी वैक्सीन में 5 कंपोनेंट्स है, उसको याद रखना है। सबसे पहला इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी का मतलब ये होता है कि आपका टॉप मैनेजमेंट जो कमिटमेंट है, जो आपका मैनेजमेंट सिस्टम जो कमिटमेंट करता है वो आपका एकदम प्रॉपर होता है कि नहीं, कि फेक प्रोमिसेस करता है। सिस्टमैटिक प्रॉपर सिस्टम है कि नहीं, प्रोसीजर कैसा है आपका क्वालिटी को इंश्योर करने के लिए। कम्युनिकेशन आपका हर एक लेवल पे, वर्कर से लेके मैनेजर तक के लेवल पे कम्युनिकेशन कैसा हो रहा है, बातचीत है कि नहीं नीचे से लेके ऊपर तक के लोगों के बीच में। ऑपरेशन आप डे टू डे किस तरीके से अपने क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए अपना प्रोसीजर को फॉलो कर रहे हैं कि नहीं। आप अपनी पॉलिसी, आप अपनी प्रोडक्ट की क्वालिटी गोल और स्टैंडर्ड को पूरा करने के लिए किस तरीके के न्यू पॉलिसीज बना रहे हैं। तो ये कंपोनेंट्स याद रखना है। जब मैं नेक्स्ट सेशन में आपसे क्वेश्चंस पूछूंगी तो मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके आपसे आपका क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। देखिए क्रॉस्बी ने 14 स्टेप्स बताए हैं क्वालिटी इंप्रूवमेंट के लिए। सबसे पहला है मैनेजमेंट अवेयरनेस। आपके टॉप मैनेजमेंट को अवेयरनेस होना चाहिए कि अभी किस टाइप का क्वालिटी का नीड हो रहा है मार्केट में। मैनेजमेंट कमिटमेंट, टॉप मैनेजमेंट अगर कमिटमेंट करती है कि हम अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट लेके आएंगे तो वो कमिटमेंट कैसा है, मतलब मैनेजमेंट जो कर रही है वो इम्प्रूवमेंट कमिटमेंट पूरा कर पा रही है कि नहीं कर पा रही है। क्वालिटी इम्प्रूवमेंट टीम, जो टीम इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है इम्प्रूवमेंट के लिए, वो उस चीज़ को पूरा कर पा रही है कि नहीं। क्वालिटी मेजरमेंट, आप किस तरीके का क्वालिटी दे रहे हो, उसमें आप कोई डिफेक्ट तो नहीं है। कॉस्ट ऑफ क्वालिटी इवैल्यूएशन, आपका कॉस्ट कैसा है। क्वालिटी अवेयरनेस, आपके ऑर्गेनाइजेशन को पता होना चाहिए कि आपका जो क्वालिटी का जो गोल है वो पूरा हुआ है कि नहीं हुआ है। करेक्टिव एक्शन, आप किस तरीके से अपने क्वालिटी के अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी को आइडेंटिफाई करते हैं, उसके अंदर जो भी डिफेक्ट्स है उसको आइडेंटिफाई करते हैं और उन प्रॉब्लम्स को करेक्ट करते हैं।
फिर आता है जीरो डिफेक्ट्स प्लानिंग। आप किस तरीके से अपने प्रोडक्ट्स के अंदर ये देखते हैं कि आपका जो प्रोडक्ट है उसके अंदर जीरो डिफेक्ट हो। एम्प्लॉय एजुकेशन, आपका जो एम्प्लॉय है वो ट्रेनिंग लेता है कि नहीं लेता है। गोल सेटिंग, आपने जो गोल एक प्रोडक्ट की अच्छा बनाने के लिए आपने कोई गोल सेट किया है कि नहीं, कि इस साल तक हम इतना कमा लेंगे। हर कंपनी अपना एक गोल सेट करती है, वो किया है कि नहीं। एरर कॉजेज रिमूवल, आप अपने जो रूट कॉज है, आप कहाँ से नीचे जड़ से जो आपके प्रोडक्ट्स में जो प्रॉब्लम आ रही है, आप उस चीज को एरर को आइडेंटिफाई करके उसको रिमूव कर पा रहे हैं कि नहीं। रिकॉग्निजेशन, आप अपने एम्प्लॉय को जो क्वालिटी इंप्रूवमेंट के अंदर जो इतना अच्छा आइडियाज दे रहा है, कंट्रीब्यूट कर रहा है, आप उसको रिवॉर्ड देते हैं कि नहीं। क्वालिटी काउंसिल, आप टाइम टू टाइम अपनी क्वालिटी के लिए काउंसिल क्रिएट करते हैं कि नहीं, एक मीटिंग क्रिएट करते हैं कि नहीं। डू इट ओवर अगेन, कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट, आपकी क्वालिटी में हमेशा इंप्रूवमेंट है कि नहीं है। ये कहीं नेवर एंडिंग प्रोसेस होना चाहिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, कि आपका प्रोडक्ट हमेशा कुछ ना कुछ न्यू लाते रहे, ये चीज़ है कि नहीं है। तो ये 14 स्टेप्स आपको दिया है। तो आपसे एग्जाम में 14 स्टेप्स में से कुछ एक आध दो 4 या 5 ऑप्शंस में रहेंगे। आपसे पूछा जाएगा कौन सा 14 स्टेप्स ऑफ क्वालिटी इंप्रूवमेंट है, तो आपको ऑप्शंस में लिखना है ABCDE, जो भी ऑप्शंस रहेगा तो आपको करेक्ट मैच करके लिखना है। फिर देखिए एक और क्वेश्चन आता है जुरान ट्रायलॉजी। जुरान ट्रायलॉजी क्या है। जुरान जो है एडवर्ड जुरान, इन्होंने 3 चीज दिया है अपने प्रोडक्ट को बेहतर बनाने के लिए, जिसको हम लोग कहते हैं जुरान ट्रायलॉजी। क्वालिटी प्लानिंग, क्वालिटी कंट्रोल एंड क्वालिटी इंप्रूवमेंट। क्वालिटी प्लानिंग कैसा होता है, हम लोग डिसाइड करते हैं कि कस्टमर का नीड्स क्या है और हम लोग किस तरीके से प्लानिंग कर सकते हैं उसको मिला वहां तक पहुंचने के लिए। क्वालिटी कंट्रोल, इसमें हम लोग देखते हैं कि हमारा जो प्रोडक्ट का जो हमने जो प्लानिंग किया है वो प्लान के हिसाब से चल रहा है कि नहीं, हम लोगों ने अपने मिस्टेक्स को करेक्ट किया है कि नहीं। क्वालिटी इंप्रूवमेंट, हम लोग अपने प्रोसेस को और बेटर कर पा रहे हैं कि नहीं। तो आपसे बस क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि जुरान ट्रायलॉजी क्या है, तो क्वालिटी प्लानिंग, क्वालिटी कंट्रोल और क्वालिटी इंप्रूवमेंट, ये 3 नाम आपको याद रखना है। अब जुरान ने भी क्या दिया है, 10 स्टेप्स बताया है क्वालिटी इंप्रूवमेंट के लिए। पहला, बिल्ड अवेयरनेस ऑफ द नीड फॉर इम्प्रूवमेंट। आपको इम्प्रूवमेंट का अवेयरनेस होना चाहिए कि आपकी क्वालिटी, जो प्रोडक्ट की क्वालिटी है वो मस्ट इम्प्रूव हो रही है। सेट गोल्स फॉर इम्प्रूवमेंट, आपको अपने प्रोडक्ट के लिए इम्प्रूवमेंट के लिए कुछ गोल रेडी रखना है। ऑर्गेनाइज टू रीच गोल्स, आपको अपने प्रोडक्ट को ऑर्गेनाइज करना है, ताकि इस तरीके से ऑर्गेनाइज करना है ताकि आप अपने जो सेटअप जो गोल है वहां तक पहुंच सके। आपको प्रोवाइड ट्रेनिंग, आपको अपने ट्रेनिंग वर्कर्स को ट्रेनिंग देना है। कैरी आउट प्रोजेक्ट्स टू सॉल्व प्रॉब्लम, प्रोजेक्ट्स, अलग अलग प्रोजेक्ट्स रखना है ताकि आप अपने प्रोडक्ट्स के अंदर जो भी इंप्रूवमेंट ला रहे हैं, जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है उसको आप सॉल्व कर सके। फिर आता है रिपोर्ट प्रोग्रेस, जो भी आपने प्रोग्रेस किया उसका एक रिपोर्ट बनाइए हर एक लेवल पे। गिव रिकॉग्निशन, वर्कर्स को रिवॉर्ड दीजिए जब वो अच्छा काम करते। कम्युनिकेट रिजल्ट्स, रिजल्ट्स को कम्युनिकेट करिए, लेसन्स को शेयर करिए कि आपकी कंपनी में किस तरीके से प्रोग्रेस हुआ है, ये वर्कर्स को बताइए ताकि वो मोटिवेट हो सके। कीप स्क्वायर, इसको ट्रैक करिए परफॉर्मेंस को और उसको स्कोरिंग करिए। मेंटेन मोमेंटम, हमेशा अपने प्रोडक्ट का क्या करिए, इम्प्रूवमेंट बनाते रहिए, उसको स्टॉप मत करिए, हमेशा कुछ ना कुछ करते रहिए अपने प्रोडक्ट्स को अच्छा बनाने के लिए। तो ये जुरान का 10 स्टेप्स था। तो ये था आपका TQM पे। देखिए ISO पे और भी डिटेल हो सकता था। अभी ISO का जो करंट वर्जन चल रहा है ISO 9002 2015 चल रहा है, तो उस पे मैं एक ISO पे मैं स्टैंडर्ड पे मैं आपको एक अलग से वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि फिर काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा। तो आई होप ये आपको 11 सारे पॉइंट समझ आ गए होंगे। और अगर कोई भी डाउट होगा तो आप मेरे टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और मेरे व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर सकते हैं। तो थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक हंसते रहिएगा, पढ़ते रहिएगा और चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू।